जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका डिफरेंस स्क्वायर 0.1 पर। जैसा कि हमने एनसीईआरटी इकोनॉमी का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, आज बारी है पार्ट 3 की, जो कि यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको जल्दी जल्दी से कवर कर लिया जाए। आपको डीपली प्लस पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट के साथ सारे कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज बारी है अपने पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी की जो भी मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई है, जो सेशंस लेकर आए, जैसे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, सबकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एंड आप क्लास 9 की एनसीईआरटी पर आ चुके हैं। पार्ट 3 जो चैप्टर 4 है आपका, फूड एंड सिक्योरिटी इंडिया, इसको कवर करेंगे हम। इससे पहले ये तीनों चैप्टर्स को हम कवर कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे से हमने इनको कवर किया है। कोई भी डाउट अगर रह रहा हो तो आप अभी भी मुझसे इसी सेशन में क्लास के बाद पूछ सकते हैं कि इस चैप्टर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं आपको ज़रूर कमेंट का आंसर दूंगी एंड पूरा बताऊंगी कि क्या जो भी आपको डाउट है उनके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन फूड सिक्योरिटी इंडिया, इसको कवर करेंगे। इससे पहले हमने पॉवर्टी पढ़ी थी कि पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी का एक पार्ट ही था फूड, तो उसी को हम कवर करेंगे। एंड ये मैंने आपको सिलेबस दे के रखा है, पूरा एक्सप्लेन भी किया है कि क्या इकोनॉमी का सिलेबस है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। सेम लिख कर रखा है, आप देख सकते हो। इन्हीं से आपके ये सिलेबस है जो कि एनसीईआरटी का मैच कर रहा है, तो इसको हम कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले कवर करवा दिया है। तो आज बारी है फूड, कहाँ चला गया, आज बारी है अपनी फूड सिक्योरिटी की। तो स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इससे पहले वाले पार्ट में जो है वो चैप्टर 3 का है, वो हमने पॉवर्टी कंप्लीट कर ली है। तो आज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बारी, आज हम इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले जो पूछा है, व्हाट इज द फूड सिक्योरिटी, ये क्या है फूड सिक्योरिटी। It ensures when all people at all time have access, availability, affordability, sufficient, safe, nutrition food। मतलब कि खाना सिक्योरिटी, हाँ, खाना सिक्योरिटी क्या है, आपको खाना मिल रहा है, आपके अकॉर्डिंग मिल रहा है, टाइम पर मिल रहा है, न्यूट्रिशन के साथ मिल रहा है। तो ये हो गया आपका फूड सिक्योरिटी। मतलब कि आप उसको ले पा रहे हो, आपके पास इतनी वेल्थ है कि आप खाना अफोर्ड कर पा रहे हो और आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है खाना। आपको जितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है एक डेली लाइफ के लिए, तो वो आपको मिल रहा है फूड। तो ये हो गया आपका फूड सिक्योरिटी। मतलब कि आप उसको ले पा रहे हो, एबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, सफिशिएंट, आपके पेट भरने लायक है, सेफ है, मतलब अच्छा है, और न्यूट्रिशन फूड है जिसमें कि आपको कैल्शियम, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ऑक्साइड, सारी चीज़ें हैं जो कि आपके खाने में ज़रूरत है जिसकी। अब इसके 3 डायमेंशन पर देखे रखा है, जैसा कि अभी पहली डेफिनेशन में ही देखे रखा है कि अवेलेबिलिटी, एसेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। मतलब कि आप अवेलेबिलिटी मतलब कि आपके लिए है, सफिशिएंट खाना है, जो प्रोडक्शन है आपकी कंट्री में। जैसे कि इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया खुद का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि इंडिया के फार्मर्स खुद करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में जो खाने की, जो इंडिया बाहर से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करता है, बाहर की कंट्रियों में इंपोर्ट करता है। और कुछ ऐसी है जो इनको एक्सपोर्ट भी करता है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है उनका। तो ऐसे ही खाना है कि अगर आपके पास खाना इतना है कि आप खुद का पेट भर पा रहे हो, तो वो हो गई आपकी एबिलिटी। मतलब कि आपकी इतनी क्षमता है कि आप खाना अपने पेट भरने लायक ले पा रहे हो। अगर आपकी इससे भी ज़्यादा है तो आप उसको बाहर बेचोगे भी, जिससे कि आपकी इनकम भी जनरेट होगी। एसिबिलिटी, फूड शुड बी विथ इन ईच एवरी पर्सन। एसिडिटी मतलब कि आपके परिवार में 5 लोग हैं, तो 5 लोगों पे आप खाना दे पा रहे हो, 5 लोग खाना खा पा रहे हैं। तो जैसे जैसे कि इंडिया में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, उन सभी के पास खाने की मात्रा बराबर हो पा रही है, वो लोग 1-2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं बराबर। तो ये हो गई आपकी एसिबिलिटी की, मतलब कि जितने लोग हैं उतनों में सब में बांटा जा सकता है, खाना जा पा रहा है। या फिर और अफोर्डेबिलिटी मतलब कि आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हो। ये बोलते नहीं कि भाई ये वाली कार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर मैं ये वाली लाइफ अभी मैं अफोर्ड नहीं कर पाता बिकॉज माई पॉकेट मनी या फिर माई इनकम, माई अकाउंट
इतना नहीं है कि मैं इतना कर पाऊँ। तो मतलब कि आपके पास इतना अफोर्डेबल इनकम है कि आप 2 टाइम का अपनी फैमिली का खाना ले सकते हो या फिर दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अफोर्डेबिलिटी, 3 डायमेंशन में फूड सिक्योरिटी को डिवाइड किया है। एंड थर्ड आता है आपका फूड इनसिक्योर पीपल, लैंडलेस लेबर एंड ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, रूरल एरिया, कोस्टल लेबर, जैसा कि मुंबई में आउटसाइड एरिया जिसमें लोग झुपड़पट्टी में रहते हैं, उसमें कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो भूखे रहते हैं, इनके पास खाने के लिए नहीं। अभी आप लोगों को लगता होगा कि एक वक्त का खाना तो मिलता ही होगा किसी न किसी को, मतलब कि ऐसे कैसे कोई भूखा रह सकता है, लेकिन ये सच है, ये सर्वे किया गया है। कई हजार लोग हैं जो कई कई दिनों तक भूखा रहते हैं, उन्हें एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता। और कईयों लोग ऐसे हैं जो कि इतना खाना वेस्ट करते हैं, इतना खाना वेस्ट करते हैं कि जो भूखे रह रहे हैं हजारों लोग, वो भी 4 टाइम खाना खा ले। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, यही आपकी फूड इनसिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है, ठीक है। अगर इसी को एक लाइन पे रखकर इक्वलिटी, मतलब कि इक्वलिटी में बांटा जाए कि भाई ना तो कोई इतना ज़्यादा वेस्ट कर पा रहा है और ना कोई इतना ज़्यादा खत्म भूखा सो पा रहा है, तो एक लाइन में चले, तो फिर अपन को ना ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पॉवर्टी क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है। फिर तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। जब कोई चीज़ अननॉर्मल होती है उसको डिस्कशन किया जाता है और वही क्वेश्चन बनती है कि भाई ये क्यों ऐसा है। तो यही है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो डेली जो लेबर वर्कर्स होते हैं, जो कि सिर्फ अगर उनको आज काम मिल गया, अगर वो जैसा कि आपने देखा होगा कि कई सारी रोडों के किनारे बैठे रहते हैं, या फिर रेड लाइट हो जाता है, जब ट्रैफिक हो जाता है, तब छोटे छोटे बच्चे या फिर कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे मतलब कि चल फिर के कुछ ना कुछ पेन वगैरह, फूल वगैरह, आजकल तो वो गाड़ी साफ करने वाला बहुत चल गया। मेरे ना पूछे ही वो लोग आपकी गाड़ी पे कपड़ा फेरने लगेंगे, फिर बोलेंगे पैसा दे दो भाई, क्योंकि उन्हें एक वक्त की रोटी के लिए भी अगर मिल जाए वो भी वो बहुत मानते हैं। पर अपने लिए तो वो कोई छोटी सी या चीटी तन का जितनी बात होती है कि एक वक्त की रोटी खाने का क्या कुछ नहीं। अभी आपको मैंने ये तीनों पॉइंट कवर करवा दिए कि जैसे कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, इसको 3 डायमेंशन बांटा है, एंड फूड इनसिक्योरिटी पीपल क्या होता है। अभी आपको इसमें क्वेश्चन आपको पूछे गए एनडीए में और सीडीएस में। ये दोनों एक एनडीए में 2020 में पूछा गया है, सीडीएस में 2022 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डायमेंशन नेसेसरी फॉर इंश्योर फूड सिक्योरिटी। ये 4 पॉइंट देके रखे हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि फूड सिक्योरिटी का नहीं पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको 3 डायमेंशन कवर करवाया, एसेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, होना, आप उसको परचेस कर पाना, और एसेबिलिटी मतलब कि आप उसको खा पा रहे हो, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको। लग्जरी तो भाई अगर लग्जरी इसका पार्ट बन जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी इस फूड सिक्योरिटी की, क्यों जरूरत पड़ेगी उसको बचाने की, क्यों जरूरत पड़ेगी इस पर कोई स्कीम लाने की। तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लग्जरी, इसका पार्ट नहीं है। 3 डायमेंशन में ही सिर्फ फूड सिक्योरिटी को बांटा है एनसीईआरटी बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर इन अ कंट्री व्हेन, कि जो फूड सिक्योरिटी है इसको आपको एसएससी CHSL में पूछा गया है 2018 के अंदर। तो उसमें पहला बोला है द प्राइस ऑफ फूड इज ओनली रिच पीपल। अगर यही होता तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसमें बोला है कि ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव इनफ फूड अवेलेबल। तो आपका आंसर सही होता है ये नहीं है, ये अभी ऊपर पॉइंट में अपन ने कवर किया, तो सेम यही है। नेक्स्ट आ रही है गवर्नमेंट का क्या रोल है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट उनके लिए स्कीम्स ला सकती है, उनको इम्प्लीमेंट करके अच्छा वर्क करवा सकती है। एग्जीक्यूटिव जो है, जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अच्छा वर्क कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, उन्हें अवेयरनेस फैला सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए जिससे कि आपको भूखा ना रहना पड़ेगा, आप खाना लेने के लायक बन जाओगे। तो ये काम है गवर्नमेंट का। अब इसमें बोला है कि बफर स्टॉक, गवर्नमेंट के क्या क्या रोल है। इसमें बताया कि पहला बफर स्टॉक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। देखो बफर स्टॉक क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास खुद भी होना चाहिए, तब वो फ्री में कुछ बांट सकती है। अगर अपनी कंट्री में खुद ही अपन प्रोडक्शन नहीं करेंगे कोई फसल का, तो हमारी इतना ज़्यादा हमारे पास पैसा नहीं हुआ कि हम किसी और कंट्री से उसको इम्पोर्ट करके फिर उसको फ्री में बांटें। ऐसा हो सकता है ना कि
किसानों को बोला जाए कि प्रोडक्शन ज़्यादा करें। अगर किसान प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हम उसको स्टॉक करके रख पाएंगे, गवर्नमेंट खरीद सकती है उसको। और गवर्नमेंट जब स्टॉक खुद का कर लेगी, खुद का खरीद लेगी, तो फिर जो गरीब लोग हैं उनमें फ्रीली बांटा जा सकता है। तो आप देखा होगा कि एक कार्ड बनता है गरीबों का, जिसमें क्या होता है, वो ब्लू कार्ड होता है, आई थिंक ब्लू कलर का होता है, मुझे कलर याद नहीं है, लेकिन एक कार्ड बनता है जो कि राशन कार्ड होता है। ऐसा ही एक कलर, एक डिफरेंट कलर का राशन कार्ड होता है, जिस कार्ड पर होता है पॉवर्टी लाइन का, जिसमें क्या होता है कि उन लोगों को जैसे चावल, गेहूं, आटा, जो भी खाने का होता है, वो सारा कुछ 1-2 रुपए किलो में अफोर्ड करवाया जाता है कि आप जाओ अपना कार्ड दिखाओ और कोई दाल है या 80 रुपए किलो या 90 रुपए किलो चल रही है, तो आपको वो 1 या 2 रुपए किलो में के भाव से दे दी जाएगी आपको फ्री में, जो आपके पास वो कार्ड है गरीब हो। तो ये एक अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए। एंड और क्या होता है, और जो भी आपकी न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरत होती है उन सभी को इसमें कवर किया। अब जैसे देखा होगा मिड डे मील चलती है, ये पहले नहीं चलती थी, इसको एजुकेशन के साथ ऐड करके गवर्नमेंट ने ऐसे बनाया कि बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो अब बच्चे पास खाने के लिए नहीं होगा तो वो पढ़ाई कहाँ से करेगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि, और उनके पेरेंट्स भी नहीं भेजते थे क्योंकि क्या करेगा वो स्कूल जाके, हमारे साथ जाएगा तो मजदूरी करेगा तो 2 वक्त के खाने के लिए पैसे तब भी आ जाएंगे, इस वजह से बच्चों को भी वो स्कूल नहीं भेजते थे। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम मिड डे मील रखेंगे, जिसमें क्या है, दिन के मिड डे मतलब कि दिन के बीच वाला जो टाइम होता है, उसमें जो बच्चे हैं फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक, फर्स्ट टू 8th क्लास तक के बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा, जिसमें तुम आओ स्कूल पढ़ने, हम तुम्हें खाना देंगे। तो क्या था, गाँव में उस टाइम पे खाने की भी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस लालच से बच्चे आने लगे स्कूल कि दिन में खाना मिलेगा, और पेरेंट्स भी भेजने लगे कि ठीक है 1 वक्त का तो हमारा खाना बचेगा, हमें ही तो खाना है, अब बच्चे स्कूल में ही खाया करेंगे। तो इस लालच में वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ने भेजने लगे, स्कूल में बच्चे पढ़ने भी आने लगे और उनकी खाने का भी सॉल्यूशन निकल आया। तो ये एक अच्छी स्कीम है जो अभी तक चल रही है प्रेजेंट टाइम तक। लेकिन काफ़ी एरिया में ऐसा बोला जा रहा है कि जो मिड डे मील है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए, पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है वो किए गए। लेकिन कई जगहों पे ऐसा बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कई जगह भी मैंने सुना है कि ऐसा नहीं हो रहा है, जो बच्चों को न्यूट्रिशन दिए जाने चाहिए वो पूरे नहीं दिए जा रहे हैं। और जो मिड डे मील का जो खाना है बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया गया है कई सारे स्कूल में, कई जगह। पर ये एक अच्छी स्कीम थी और अच्छा इसने काम किया, इससे बच्चे स्कूल भी पढ़ने जाने लगे और प्लस उनकी और जो पेरेंट्स थे वो भी उनको भेजने लगे कि चलो खाना मिलेगा, पढ़ाई भी मिलेगी फ्री में, दोनों चीज़ मिलेंगी। तो एक ये आपकी बहुत बढ़िया स्कीम है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपकी। एंड अब आते हैं अपन इस पॉइंट पर, बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक आपको बोल के रखा है, द स्टॉक ऑफ सरप्लस ग्रेन, व्हीट एंड राइस परचेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस सपोर्ट टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बोली कि फार्मर्स को क्या प्रोडक्शन अच्छा करो, इसमें बोला है कि गेहूं और चावल का, कई सारी फसलें उन पे ऐसा MSP देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के कहने पे किसानों ने अच्छा प्रोडक्शन किया, तो अभी जो गवर्नमेंट है उन पे अच्छे प्राइस पे वो सारा स्टॉक खरीद लेगी गवर्नमेंट। देन वो अब जो गरीब है उनमें भी बांट देगी, और जो स्टॉक बन गया गवर्नमेंट के पास, अब तो अपन को बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है और अपन बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द फूड ग्रेन टू द पुअर प्राइजेस लोअर देन द मार्केट रेशनल शॉप्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1-2 रुपए किलो में सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं उस कलरफुल राशन कार्ड से, तो सेम वही है, ठीक है। एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट किसान को बोलती है कि ये फसल अगर आपकी हो रही है, हम आपको इस पे इतना, कम से कम इतना प्राइस देंगे, अगर आपको ये प्राइस अच्छा लग रहा है तो आप इससे लो, अगर मार्केट में प्राइवेटली कोई और कंपनी आपका अच्छा स्टॉक खरीद रही है हमसे ज़्यादा तो आप उससे भी बेच सकते हो, पर ना हम तो आपका खरीदेंगे ही खरीदेंगे। गवर्नमेंट एक गारंटी दे देती है, आप चिंता मत करो, बस आप प्रोडक्शन करो, हम माल खरीदेंगे। तो इससे क्या है, जो फार्मर्स होते हैं वो भी एकदम हो जाते हैं निश्चिंत कि ठीक है अब हमारी फसल खराब नहीं होगी, बिच जाएगी। वरना क्यों, दिक्कत ये है ना कि इंडिया में कई सारे जो कोल्ड स्टोर वगैरह होते हैं, जो एग्रीकल्चर के स्टॉल होते हैं वो बहुत कम है, जबकि हर गांव के पास एक स्टॉक होना चाहिए जहाँ पे किसान अपना जो माल है उसको स्टॉक करके रख सके जिससे कि उसकी फसल खराब ना हो।
अभी अपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों जो किसान हैं उनके पास कम दूरी पर स्टॉक्स नहीं है, जिससे कि वो अपना माल वहाँ पे स्टॉल करके रख सकें कुछ मिनिमम प्राइस पर, जिससे कि उनका जो माल है वो पूरा खराब ना हो। अगर बारिश हो जाती है या मौसम चेंज होने के कारण कुछ भी होता है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण, तो किसान पूरा मिट्टी में मिल जाता है, उसकी पूरी फसल होती है वो खराब हो जाती है। इससे नहीं होगी। इस पर भी गवर्नमेंट अपनी वर्क कर रही है कि जगह जगह बनवाए जा रहे हैं, लेकिन और जल्दी इस पर अगर काम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब करते हैं अपन इसके PYQ सॉल्व। ये आपको पूछे गए NDA, CDS और रेलवे में 2022 में पूछा गया है, रेलवे में, CDS में 2021 में और NDA में 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, ये पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी कि हम आपका स्टॉक खरीदेंगे, आप चिंता ना करें। तो यही आपको टिक करना है, टू प्रोवाइड एंड इंश्योर द प्राइस टू फार्मर फॉर देयर क्रॉप। आपकी जो भी फसल है उस पर हम आपको इतना प्राइस देंगे, आप चिंता ना करें, हम खरीदेंगे इसको। तो ये नहीं हो जाएगा कि परचेस ओनली राइस, मैंने बताया कि नहीं, कई सारी फसलें उन पे बोल के रखा है, अकेला तो सिर्फ नहीं है। एंड मेन सफर स्टॉक, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। एंड टू प्रोवाइड चीप ग्रेन कंज्यूमर, तो ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SSC MTS 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो इसमें पूछा है कि मैक्सिमम रिटेल मार्केट प्राइस, एवरेज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैंने बोला कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा अभी अपने पीछे पढ़ा कि गवर्नमेंट आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलेगी कि हम इतना देंगे। तो ये किसके अंदर आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये थे आपके सारे के सारे पॉइंट जो कि आपको फूड सिक्योरिटी इंडिया के अंदर कवर करने थे, हमने कर लिए कवर। प्लस जो भी एक्स्ट्रा था प्रेजेंट में चल रहा था, जो कि NCERT में नहीं था, जो आपको बाहर के एग्जाम्पल को इसमें कनेक्ट करना था, वो भी मैंने इसमें साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो आप इसको अच्छे से, अगर आपको ये बिल्कुल सेम ऐसी ही यही PPT चाहिए या PDF फॉर्म में ये PPT चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको ये भी अवेलेबल करवा दूंगी व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है। एंड अभी आते हैं कि अब आपको एग्जाम के लिए क्या क्या लर्न रखना है जल्दी जल्दी। तो आपको पहला पॉवर्टी लाइन क्या है, कैलोरीज के अंदर मैंने बताया, रूरल मनरेगा स्कीम क्या है, ये आपको रखना है। इसके 3 डायमेंशन क्या है, ये आपको रखना है। PDS, MSP और FIC क्या है, ये आपको रखना है। ये आपको दे के रखिए एग्जाम स्ट्रेटेजी इन पॉलिसीज की, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने क्लास नाइन्थ की चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th तीनों को कर लिया है कवर। और तीनों में, पहले में पालमपुर की स्टोरी, दूसरे में रिसोर्स, तीसरे में पॉवर्टी, चौथे में फूड सिक्योरिटी, इन सभी डायमेंशन को कर लिया है कवर पूरा। प्लस PYQ के साथ, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के साथ, PYQ सॉल्यूशन के साथ। अभी अगर आपको इसमें से भी कुछ डाउट लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मुझे ये डाउट रहेगा या आपने ये टॉपिक तो इसमें कवर किया ही नहीं, मेरे एंड से मैंने जितने भी हो सकते थे उस NCERT बुक में सारे टॉपिक इसमें कवर किए हैं, लेकिन आपको तब भी लग रहा है कि कोई टॉपिक रह गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसमें से लग रहा है कि आपको ये नहीं समझ आया, तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये डाउट है, मैं आपका वो ज़रूर डाउट सॉल्व करूँगी। एंड आप इस सेशन की लास्ट तक रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। एंड अगर इससे रिलेटेड जो भी पार्ट है 1st, 2nd, आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी चैनल पे ऐसी वीडियो अब लेकर आऊँगी मैं आपके लिए क्लास 10th की NCERT इकोनॉमी, जिसको भी हम ऐसे ही पार्ट्स में कवर करके सारा डीपली एक्सप्लेन करेंगे PYQ के साथ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उसका ही चांस है क्लास 10th की NCERT का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास 10th की NCERT के साथ। जय हिंद।